All right, Ji, Assalamu alaikum. So this is Bilal Nazar Siptan and I'm here with yet another exciting episode of the Career Planning Workshop. लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ करियर्स पे बात नहीं करनी है, हमने और भी चीज़ों पे बात करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया था. So without wasting any time, because we have a lot of interesting conversation today, let me introduce to you our guest for today. He's Mr. Mush Panjwani and he's the founder and chief happiness officer of Coffee Wagera. That is one of the fastest growing coffee shop and coffee chain in Pakistan. His other passion is trainings, happiness training, especially in corporates and non-profit organizations. He is experienced with 30 years of sales training and motivational speaking sessions, as well as he is also a publisher for the book Dhinchak Life, about the fantastic way of living the life. So please welcome Mr. Mush Panjwani. थैंक यू वेरी मच. बड़ा जबरदस्त इंट्रो दे दिया आपने, पूरी कहानी सुना दी. बस जल्दी जल्दी जितना हो सका. वैसे तो खैर बहुत सारे एक्colades हैं जो आपके पास है, लेकिन जितना सा मैं उसको समेट सका उतना मैंने कोशिश की. कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल जबरदस्त. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम. और बस ये समझें कि आपकी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी के लोगों को, आपकी एक्सपीरियंस से और आपकी लर्निंग से जो है लोगों को सीखने का मौका मिले. और मेरी भी कोई यही एक इनिशिएटिव था. मैंने इससे पहले 2 शोज किए हैं इसी सीरीज के, और यू आर द थर्ड वन. तो इसी वजह से मैं सोचा था कि लोगों को बस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी इन दिस टाइम ऑफ क्वारंटीन एंड आइसोलेशन, इसके अंदर लोग अगर कुछ सीख लें तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से. बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं आप. थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. तो सर बता दूं कि मैंने ये CW की शर्ट इसलिए नहीं पहनी है कि मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ CW को. मैंने इसलिए पहनी है कि मैं इस एपिसोड को खत्म करने के बाद फौरन मुझे ड्यूटी पे भागना है. तो मैं इसलिए तैयार होकर बैठा हुआ हूँ. लेकिन सबसे पहले लोग कहेंगे यार ये CW की शर्ट पहन के देखो, यहाँ शो पे भी प्रमोशन कर रहा है. नहीं ऐसी बात नहीं है. मुझे ये बताएं कि CW, हाउ CW परफॉर्मिंग बाय द वे? CW is Coffee Wagera. Coffee Wagera is struggling like all other eateries and restaurants. जब तक के सिचुएशन ठीक नहीं होती, जब तक के डाइन इन स्टार्ट नहीं होता. और हम लोग का तो मॉडल ही वो है. हम लोग का मॉडल जो है वो डिलीवरीज नहीं है, टेक अवे भी नहीं है. हमारा तो मॉडल ही वही है कि कॉफी शॉप का एक्सपीरियंस करने के लिए लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आके बैठते हैं, वाईफाई पे अपना वर्क बेंच पे बैठ के काम करने के लिए आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट. तो मॉडल बड़ा डिफरेंट है हम लोगों का. तो हम लोग का पूरा बिजनेस मॉडल वही है जिसमें लोग वहाँ आके बैठते हैं. तो टेक अवे और डाइनिंग वाला नहीं है. बट डिलीवरी शुरू हो गई और सबसे पॉपुलर यहाँ के कराची में डिलीवरी के आइटम्स होते हैं वो बर्गर, बिरयानी और पिज्जा होता है. तो हमने जबरदस्त होममेड बर्गर लॉन्च किया है, जिसकी वजह से बिजनेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है. कंसिस्टेंटली वो बर्गर हमारा पॉपुलर होता जा रहा है, तो थोड़ा सा बेहतर है. बिकॉज अगर मैं अब्रॉड में देखूं तो लोग फिर भी शायद कॉफी को टेक अवे करना पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली लोगों का यही एक्सपीरियंस होता है कि वो डाइन इन करें वहां पर कॉफी, खास तौर पे वो आए एक्सपीरियंस लें. वही आपकी वाली बात के कैफे का एक्सपीरियंस हो. बेसिकली दे कम देयर टू फॉर देयर वर्क, फॉर रीडिंग सम बुक. टेक अवे कस्टमर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमल परसेंटेज है उसका. बहुत ही मिनिमल होता है. ठीक है सर. तो अगर हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, सो इट्स अबाउट स्टेइंग पॉजिटिव. और बेसिकली आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये बेसिकली हम जो लाइव जा रहे हैं, ये भी एक पेज है जो मैंने कुछ दिन पहले एस्टेब्लिश किया था. बेसिकली दिस इज नॉट ओनली द पेज, दिस इज एन इनिशिएटिव विद द नेम ऑफ लिव पॉजिटिव, जिसके अंदर हम बात करते हैं लाइफ की पॉजिटिविटी किस तरह आपने अचीव करनी है. एंड वी आर ऑन अक्रॉस एवरी सोशल मीडिया चैनल एज वेल एज ऑन अदर चैनल्स एज वेल. तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ अबाउट दिस टॉपिक स्टेइंग पॉजिटिव? क्या कहना चाहेंगे? कुछ वन लाइनर ऑन स्टेइंग पॉजिटिव, बिकॉज ये इतनी बड़ी यूनिवर्स है पॉजिटिविटी के ऊपर के इस पे अगर हम पूरा दिन भी बात करें तो शायद वो कम है पॉजिटिविटी की. जी बिल्कुल बिल्कुल. वन लाइनर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है इसके ऊपर. अगर वन लाइनर होगा तो वो ये होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लाइफ में है हमारे लिए, और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चैलेंज है हमारी लाइफ में, वो यही है कि पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है और ये सीखना कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज है लाइफ का, जो हमें एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में से फोकस नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली जो है वो पेरेंट्स ज्यादातर क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो ना वो घर पे भी बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं. तो हम जो है वो बड़े हो जाते हैं बगैर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सीखे हुए, जिसकी वजह से हम स्ट्रगल करते रहते हैं लाइफ में. you're right, exactly. और मुझे ये बताएं सर कि इसके अलावा how environment is important for positivity?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके ऑप्टिमिज्म पे, आपकी पेसिमिज्म पे, पॉजिटिविटी पे, नेगेटिविटी पे. सो एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल? देखिए, इम्पैक्ट तो एनवायरनमेंट का होता ही है, इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ज्यादातर नेगेटिव होता है. आपके आसपास जो लोग हैं उन्होंने पॉजिटिव रहना नहीं सीखा है, आपके आसपास जो मीडिया है वो सारा नेगेटिव है, आपके ज्यादातर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स जो हैं उनको नहीं आता है, पॉजिटिविटी की स्किल्स उन्होंने डेवलप नहीं की हैं, तो ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल आर नेगेटिव. तो वो एनवायरनमेंट का असर आपके ऊपर भी हो जाएगा अगर आपने नहीं सीखा है कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो आपके सराउंडिंग्स में, चाहे जितने भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में हो, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें. और पॉजिटिव रखने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें, लेकिन वो यूजुअली आपके कंट्रोल में नहीं होता है एनवायरनमेंट. तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है, आपको अपने आप को चेंज करना होता है. और फिर यू होप कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पॉजिटिविटी की वजह से आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, और जो आपकी कम्युनिटी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी पॉजिटिविटी जो है, मतलब ये है कि बजाय एनवायरनमेंट को चेंज करने के आप अपने आप को चेंज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका इम्पैक्ट आपके एनवायरनमेंट पे पड़ना शुरू होता है. एग्जैक्टली, यू राइट. तो एनवायरनमेंट यानी कि एक बहुत मेजर वो है जो शेप अप कर रहा होता है आपकी पॉजिटिविटी को या आपकी नेगेटिविटी को. ऑलराइट, मुझे ये बताएं सर, मतलब दिस इज नॉट अननोन के इन अ वर्ल्ड ऑफ नेगेटिविटी के, मतलब अगर हम देखें चारों तरफ नेगेटिविटी, और खास तौर पे जो अभी पिछला 1 से 1.5 महीना चल रहा है कोविड-19 वाला, एक नेगेटिविटी की सिचुएशन है. इट्स एवरीवेयर. लाइक सम पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर करियर्स. बहुत से लोग अपनी इनकम ग्रुप को लेके कर रहे हैं, बहुत से अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके. और ये तो खैर अभी 1 से 1.5 महीने पहले का वो है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं, लाइक नेगेटिविटी इज एवरीवेयर. you know, just turn on the TV, you see terrorism, you see different perspectives के जो सिर्फ नेगेटिविटी को ज्यादा स्प्रेड कर रहे होते हैं, until and unless कि आप कोई नेचर रिलेटेड चैनल ना देखें या कुछ ना देखें. So how is it possible कि इतनी नेगेटिविटी के अक्रॉस आप अपने अंदर एक ट्रिगर करें अपने ऑप्टिमिज्म को? How this is possible? मतलब कोई कुछ ऐसी प्रो टिप्स के जो हम बेसिकली लोगों को दे सकते हैं? 2-3 टिप्स कह लें इसको, या 2-3 पॉइंट्स कह लें उसको, जो मैं कवर करना चाहता हूँ उस टॉपिक के अंदर, ठीक है ना? और उसमें जो है वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आने वाले हैं. तो सबसे पहली जो चीज है जो मैंने सीखी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और लोगों से और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके और किताबों से, वो ये है कि 2 तरह की चीजें होती हैं लाइफ में. कुछ चीजें वो होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, मैं उनको प्रॉब्लम कहता हूँ, जिसका कोई सोल्यूशन है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं. कुछ चीजें वो होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, मैं उनको सिचुएशन का नाम देता हूँ, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. अगर ये सिर्फ एक चीज अगर हम सीख लें आज, और हमारे ऑडियंस में से कुछ लोग अगर ये एक प्रिंसिपल आज सीख लें, तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है. इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कि वो चीज जो आपके साथ हो रही है वो सिचुएशन है या प्रॉब्लम है. सिचुएशन वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. सिचुएशन की एग्जांपल क्या है? गर्मी बहुत है आजकल, है ना? गर्मी बहुत है. तो ये क्या है? आपके कंट्रोल में नहीं है ये. अगर आपके पास का सोल्यूशन है, आप ये कह सकते हैं कि जी मैं एसी के घर कमरे में ही बैठूंगा, एसी वाली गाड़ी में ही बैठूंगा, एसी वाले कमरे में ही काम पे जाऊंगा, मैं एसी से बाहर निकलूंगा ही नहीं. और ये सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है और आपने उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसको सॉल्व कर लिया तो अलग बात है. लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको पता है कि आपको भी गर्मी लगने वाली है, आप भी गर्म टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, राइट? अब 2 ऑप्शंस होते हैं. ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग पूरा दिन शिकायत करते हैं इस बात की, आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है. और फिर उसके जवाब में लोग कहते हैं कि कल इससे भी ज्यादा बुरी होने वाली है, और अभी तो 40 पे जाने वाला है, और अभी तो 45 होने वाला है, और ये तो बहुत ही बुरा हाल है, और क्या बुरी गर्मी है. तो या तो ये करते रहे, आप पूरा दिन कंप्लेन करते रहे उसके बारे में, या आप ये रियलाइज करें कि गर्मी जो है वो सिचुएशन है, आपके कंट्रोल में नहीं है. उसके लिए क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना होता है, और या फिर उसको कंप्लीटली इग्नोर करना होता है. पूरा दिन इस बात की कंप्लेन करना कि आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, उससे क्या होगा? नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी और आपके चारों तरफ भी नेगेटिव बढ़ेगी, क्योंकि एक नेगेटिव कमेंट है. नेगेटिविटी क्या होती है? कंप्लेन. राइट? कंप्लेन से स्टार्ट होती है नेगेटिविटी. तो उस बात की कंप्लेन करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला ना.
कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौसम ठंडा हो या गर्म हो या जैसा भी हो, वहां पे कंट्रोल में नहीं है, वो सिचुएशन है। तो आपको एक दिन सीखना है ये बात कि आज के बाद मैं मौसम की कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मौसम मेरे कंट्रोल में नहीं है, और कंप्लेन करने से चेंज नहीं होने वाला। और जिसको मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, जिसके सामने बोल रहा हूँ बहुत गर्मी है, उसको पहले से पता है कि आज बहुत गर्मी है, तो 10 लोगों को बताने से क्या फायदा होगा, राइट? इसी सिचुएशंस की और एग्जांपल्स होती हैं कि ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है, तो वो एक सिचुएशन है, वो कंट्रोल में नहीं है। आप उस ट्रैफिक जैम के अंदर चाहे कूल और चिल रहे, मुस्कुराते रहें, चाहे आप उसमें कंप्लेन करते रहें कि लोग ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे हैं और इतना रश क्यों है और सिग्नल का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं और लोग क्यों क्यों कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों है और इतना रश क्यों है, या आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि हर बड़े शहर में ट्रैफिक जैम होता है, एक्सेप्ट कर लें और आइंदा कभी उसकी कंप्लेन ना करें, क्योंकि वो सिचुएशन है, आप कंट्रोल में नहीं है। या तो आपको कंट्रोल करना है तो आप सिर्फ उस वक्त निकलें जब ट्रैफिक नहीं होती, फजर के टाइम में निकलें, आधी रात में निकलें। अगर पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन, तो फिर आपको पता है कि आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी सिचुएशंस की। इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसने ऐसे क्यों कहा, वो टाइम पे क्यों नहीं आया, दूसरे लोगों से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब क्या है, सिचुएशन है, सिचुएशन है। बिल्कुल, हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के बारे में परेशान होना, दूसरे लोगों के बारे में गॉसिप करना, दूसरे लोगों की गिबत करना, दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करना, दूसरे लोगों के बारे में कंप्लेन करना, ये सब सिचुएशन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। जितना दूसरे लोगों के बारे में परेशान होंगे, उतना आप नेगेटिव और दुखी रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तीन एग्जांपल्स दे दी सिचुएशन की। प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में? प्रॉब्लम वो चीजें जो सब आपके कंट्रोल में है। आपकी हेल्थ किसके कंट्रोल में है? ये हमारे अपने कंट्रोल में। जी जी बिल्कुल, हमारे अपने कंट्रोल में। हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, क्या न्यूट्रिशन है हमारी, वो हमारे कंट्रोल में है। उसके बारे में सोचें, उसके बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में कुछ करें, अपना टाइम, एफर्ट, पैसा लगाएं उन चीजों पे जो हमारे कंट्रोल में है। और आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में है, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या न्यूट्रिशनल चीजें खाने वाले हैं, क्या जंक खाने वाले हैं, वो आपके कंट्रोल में है। कितना आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि उसका भी ताल्लुक आपकी हेल्थ से है, वो आपके कंट्रोल में है। कि आप कितने बजे सोने वाले हैं, कितना सोने वाले हैं, दिन भर सोने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, you're right. कंट्रोल में। एक्सरसाइज आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके कंट्रोल में है, वो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड है। तो आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपके अपने कंट्रोल में है। आपका स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी और आपका एक्सरसाइज रूटीन, ये तीन बहुत ही बेसिक चीजें हैं हेल्दी रहने के लिए। ये किसी कंट्रोल में, हमारे अपने कंट्रोल में। इस पे कितना फोकस करते हैं हम लोग, कितना सोचते हैं इस मौजूद के ऊपर, कितना डिस्कस करते हैं इस मौजूद को, नहीं करते ना। कि हमारा सारा टाइम खर्च होता है उन चीजों पे कंप्लेन करने पे जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो बचता है प्रॉब्लम की तरफ देखने का। तो वो लोग जो प्रॉब्लम पे फोकस होते हैं वो पॉजिटिव और हैप्पी होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही होती है मुसलसल। उनको लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है, उनकी हेल्थ बेहतर हो रही है, उनकी स्लीप बेहतर हो रही है, उनकी एक्सरसाइज बेहतर हो रही है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी प्रॉब्लम की। ये एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको कितना डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में कितना इंसान सोचता है, कितना इसके ऊपर अमल करता है, बहुत कम। नहीं, ब्रिलियंट। आई थिंक आप क्या कुछ सीखने वाले हैं लाइफ में जी, आप कौन सी नई स्किल सीखने वाले हैं इस साल 2020 में, आप क्या क्या नई चीजें सीखने वाले हैं, कौन सी नई स्किल डेवलप करने वाले हैं, कौन सा नया कोर्स करने वाले हैं, कितनी बुक्स पढ़ने वाले हैं, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने वाले हैं, ये सब कुछ किसके कंट्रोल में? ये हमारे कंट्रोल में। बिल्कुल हमारे कंट्रोल में। डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक चैलेंज है जो हमारे कंट्रोल में। हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, हमारी अपनी हेल्थ पे फोकस करना, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना, हमारी रिलेशन किसके कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में। हमारी जो रिलेशन है उसको हम कितना टाइम देने वाले हैं, कितनी क्वालिटी टाइम उस पे स्पेंड करने वाले हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल्स दी, वो हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं। जब हमारा फोकस अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के ऊपर होगा और उसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे, उसके बारे में सोच रहे होंगे, उसके बारे में एक्शन ले रहे होंगे, उन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, तो नेगेटिविटी की जगह नहीं बचेगी लाइफ में। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका नंबर 1 कॉज होता है कंप्लेन। और यूजुअली हम कंप्लेन उन चीजों कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या समझ में आया? प्रॉब्लम, सिचुएशन, ये दो अलग अलग चीजें। सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से आपकी लाइफ के एरियाज आप प्रॉब्लम्स हैं और कौन से सिचुएशन। सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है, इग्नोर करना है, प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, उसको फाइट करना है, उसको चेंज करना है प्रॉब्लम को, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। अब ये प्रिंसिपल जो है ये लाइफ चेंजिंग है। ये प्रिंसिपल अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो आप दुखी नहीं होने वाले, आप स्ट्रेस नहीं होने वाले, आपको गुस्सा नहीं आने वाला। बिल्कुल ऐसे ही। गुस्सा किस चीज पे आता है? आखिरी मरतबा गुस्सा कब आया था, किस पे आया था, बताएं जरा जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल के कोई काम नहीं हो रहा होता, गुस्सा आ जाता है,
या फिर फॉर एग्जांपल सिचुएशन पे ही आता है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऐसी चीज तो कंट्रोल में नहीं है। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो सिचुएशन है, उस पर गुस्सा ज्यादातर कराची में रहते हुए तो ट्रैफिक पे ही आता है। यू आर राइट। तो अगर सिचुएशन है तो उस पर गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। और अगर प्रॉब्लम है तो भी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर लें आराम से, और अगर सिचुएशन तो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो इमेजिन कर लें कि मैं इसको लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल इसलिए कहता हूं कि इस प्रिंसिपल को समझने के बाद और अप्लाई करने के बाद आप स्ट्रेस नहीं होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप दुखी नहीं होने वाले, आप कंप्लेन नहीं करने वाले, आप अनहैप्पी नहीं होने वाले। You're right. क्योंकि इंसान इन चीजों पे होता है, इन चीजों पे अनहैप्पी होता है ना, कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं अनहैप्पी हो गया। अगर मैं अंडरस्टैंड कर लूं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो वैसा है, वो उसकी लाइफ है, वो उसका तरीका है जीने का, वो लेट क्यों हो गया, लेट होने पे मैं दुखी हो गया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। मुझे ये बताएं कि बिल्कुल आई टोटली एग्री, बल्कि आपने दो ऐसे जबरदस्त पर्सपेक्टिव्स बताएं सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम के, कि वाकई में अपनी लाइफ पे जब वो इम्प्लीमेंट करें तो बहुत उससे बेनिफिट आ सकता है। मुझे सिर्फ एक चीज ये पूछनी थी कि बहुत से लोग अपने फेलियर को छुपाते हैं सिर्फ कंप्लेन की आड़ में, यानी कि कंप्लेन कर करके अगर वो कहीं फेलियर है तो वो करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जस्ट बिकॉज कि मैं अभी करंट सिचुएशन ले लूं कि पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन हुआ है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो लोग इसको सिर्फ अपना एक जरिया बना के कह रहे हैं कि यार क्या कर सकते हैं लाइफ में, पूरी दुनिया में यही चीज चल रही है, हम किस तरह कमा सकते हैं, हम किस तरह अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब जो है ये प्रॉब्लम और सिचुएशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आजकल जो हो रहा है उस पर भी वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह अप्लाई होगा। कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया में कितने केसेस हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। इटली में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं। बल्कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कराची में कितने केसेस हैं वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उन केसेस के बारे में परेशान होना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, न्यूज पे लोग क्या बोल रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पंजाब और सिंध की पॉलिसीज में क्या चल रहा है, क्या क्लैश चल रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये लॉकडाउन ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये यूं हो रहा है, ये टेक अवे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और डाइनिंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, दुकान की मार्केट का टाइम ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में अगर हम सोचेंगे और स्ट्रेस लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय हम दुखी होंगे, नेगेटिव होंगे, अनहैप्पी होंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे कंट्रोल में क्या है उस पर फोकस करना है। क्या चीजें हैं वो जो करंट सिचुएशन में हमारे अपने कंट्रोल में है, आप बताएं। सबसे पहली चीज क्या है हमारे कंट्रोल में? हमारी अपनी सिचुएशन, हमारी अपनी लाइफ हमारे कंट्रोल में। आजकल की सिचुएशन में हमारे कंट्रोल में एक तो ये है कि हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज घर पे बैठने के नहीं बैठ रहे हैं, बगैर किसी रीजन के घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, अपने आसपास अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप अपने स्टाफ का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है ना, जो प्रिकॉशन है, जो इससे बचने के लिए जो जो प्रिकॉशंस बताई जा रही है वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाथ वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो हमारी अपना ख्याल रखना, प्रिकॉशंस और हाइजीन, वो सब हमारे कंट्रोल में, उस पर हमें फोकस करना जरूरी है। बहुत सारे लोग उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग नहीं कर रहे। पूरा दिन जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं कोरोना को डिस्कस करने में और दुनिया में कितने केसेस हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है। वो जो चीज उनके अपने कंट्रोल में उसके ऊपर वो कुछ कर ही रहे हैं, उनकी हाइजीन के बारे में रख रहे हैं। एक चीज वो हमारे कंट्रोल में। दूसरा हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम जो है वो ऑथेंटिक करेक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या जो मीडिया पे नजर आ रहे हैं हम उसको सुन के फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको सुन के बिलीव कर रहे हैं। वो हमारे कंट्रोल में है कि हम कौन से मीडिया को एक्सेस कर रहे हैं। क्या हमारा न्यूज का चैनल जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप से, या हमारा न्यूज का चैनल हम WHO की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, या जो एक्सपर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं कोविड के उसको फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। कितना हम जंक फॉरवर्ड कर रहे हैं लोगों को, वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, अब हमारे पास इतना सारा एकदम से टाइम अवेलेबल हो गया है। वो लोग के जो घर पे बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, जो जॉब पे नहीं जा सकते हैं, उनके पास इवन जो घर पे बैठ के काम करें उनका भी तो बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है ना। तो एकदम से इतना सारा टाइम अवेलेबल हो गया है, इस टाइम को क्या करना है। कितने लोग हैं जो इस टाइम को प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहे हैं, कुछ नया चीज सीखने में, कुछ नया पढ़ने में, वो सब कुछ करने में जिसके लिए उनके पास पहले टाइम ही नहीं था। पहले आप कहते थे एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, आजकल टाइम ही टाइम है। एक्सरसाइज करना शुरू किया आपने, आप खाना पकाने का पहले टाइम था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाना पकाना शुरू किया आपने। मतलब जो कंप्लेंट्स की पहले रीजनिंग थी वो सब अब
हो सकती है देखा जाए तो। लोग ऐसे थे जिनको कॉल करने का आपके पास टाइम नहीं था, अब आपके पास टाइम ही टाइम है, आपने उन सब लोगों को कॉल कर लिया जो आपकी पूरी फैमिली दुनिया भर में इधर उधर रहती है, उनको सबको फोन कर लिया आपने। जिन लोगों से आपको मिलने का टाइम नहीं मिलता था उनसे आपने बैठ के वीडियो चैट करी या नहीं करी। वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में। जब हम उन चीजों पे फोकस कर रहे होंगे तो पॉजिटिव रहेंगे ना। तो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस का पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारा फोकस जो है वो सिचुएशंस पे से हम बिल्कुल हटा दें। और फनी बात यह है कि आज के बाद आप सोचना शुरू करेंगे और जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर टाइम, एफर्ट, पैसा, मेहनत लगा रहे होते हैं सिचुएशंस को चेंज करने में। You're right. जो कि उनके कंट्रोल में है नहीं, जो कि नहीं हो सकती। दिन भर का टाइम टेबल कभी निकाल के देखिएगा कि दिन के 24 घंटे में से कितने घंटे हमने उन चीजों पे लगाए जो हमारे कंट्रोल में, उन चीजों के बारे में सोचने में, उनको डिस्कस करने में, उनके बारे में कंप्लेन करने में। और वो चीजें जो सारी हमारे कंट्रोल पे, उस पे हमने 24 घंटे में से कितने अपने घंटे, अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत, अपना पैसा, वो सब कुछ उन चीजों पे लगाना जो हमारे कंट्रोल में। जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो लाइफ पॉजिटिव होगी, लाइफ हैप्पी होगी और कंप्लेन्स कम से कम होगी। तो ये जो है ये पहला प्रिंसिपल है हैप्पीनेस का और पॉजिटिविटी का, सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। कितने ऑडियंस है आपके? मुझे तो वो लाइव फीड नजर नहीं आ रहा है। कितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं अभी? हमारे पास सर लाइव अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 20 हैं जो हमारे लिव पॉजिटिव के चैनल्स हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे वॉच पार्टीज चल रही हैं तो वो देख रहे होंगे इसको। तो लिव पॉजिटिव की जो आपकी ऑडियंस है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लें, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले इस अभी जो हमने बात की है उसमें से कोई कमेंट क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली दिस इज द गुड टाइम कि हम आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल पहले कि हम नेक्स्ट और दूसरे पॉइंट पे जंप करूं, मैं छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं ताकि कोई क्वेश्चन। मैं इसमें सर एक सिर्फ ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर लोगों की जो है एक ये भी कंप्लेन होती है कि व्हाई मी ऑलवेज, मतलब बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि सिर्फ उनका जो है यही वाइनिंग एटीट्यूड होता है कि जो है ना कि यार जिंदगी में मेरे साथ ही बुराई हुई है, मुझे ही चांस नहीं मिला जिंदगी में, मैंने ही जो है मैं ही हमेशा बस मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है, मैंने तो कभी अच्छी चीज देखी नहीं, आई एम द मिसफॉर्च्यून वन, के मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो उस व्हाई मी ऑलवेज वाली चीज को हम किस तरह एड्रेस करें इसके अंदर? उसको जो है वो मेरे नेक्स्ट पॉइंट में वो कवर होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पे आते हैं हम। अगर कोई और लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ऑडियंस के तो सर क्वेश्चंस अगर आते रहे तो वी विल टेक इट विद द टाइम, लेकिन अगर आप चलें नेक्स्ट हम उस पे प्रोसीड करते हैं बिल्कुल स्टेप। चीज जो कि फाउंडेशन है पॉजिटिविटी का, जो फाउंडेशन है हैप्पीनेस का, वो है ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी, ठीक है ना? तो हमारे तो मजहब में भी है शुक्रगुजारी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो साइंस है, और उस साइंस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो सिखाते हैं पॉजिटिव कैसे रहना है, हैप्पीनेस को कैसे एनहांस करना है। वो सारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के सारे हैप्पीनेस एक्सपर्ट्स, पॉजिटिविटी एक्सपर्ट्स जो है वो सब लोग मुत्तफिक हैं इस बात पे। और वो अपनी इतने सालों की रिसर्च और स्टडी के बाद जो 10 स्टेप्स बताते हैं हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के, उसमें ऑलमोस्ट सब के सब पहला स्टेप हैप्पीनेस पॉजिटिविटी का जो बताते हैं वो होता है ग्रैटिट्यूड। इंसान शुक्रगुजारी सीखे। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि वो सारी अच्छी बातें जो आपके साथ आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो आपके पास हैं, उनको नोटिस किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनके लिए शुक्रगुजारी की जाए। आज सबसे जबरदस्त बात क्या हुई आपकी लाइफ में? आपसे पूछ रहा हूँ मैं सर। समथिंग अगर मैं देखा जाए कि मतलब मैं समझता हूँ कि जबरदस्त अगर छोटी छोटी चीजों को मैं ले जाए तो मैं आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल फॉर अ वेरी स्मॉल ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ, कि मुझे टाइम मिल गया, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल गया, मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम मिल गया। अभी तक जो है आज के दिन में सबसे जबरदस्त चीज क्या हुई है आपके साथ? सबसे जबरदस्त ये हुई कि मेरे कुछ आगे के अपने गोल्स थे, वो मुझे लगता है कि वो मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं बेसिकली। तो ये सबसे जबरदस्त है और मैंने सुबह से उसके लिए एफर्ट भी किए। और एक और चीज जो सबसे बेस्ट वो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी जो आज की टास्क लिस्ट थी उसको कंप्लीट किया। मतलब ये बहुत वो है कि मैं अपनी जो पूरी एक टू डू लिस्ट बनाई किस तरह से उसको अचीव किया, और ये मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में सबसे जबरदस्त चीज हुई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप ये सवाल मुझसे पूछिए, बताएं व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू टुडे? सबसे जबरदस्त चीज जो हुई आज वो थी सुबह जिंदा उठना, ठीक है ना? ब्रिलियंट। बहुत सारी जबरदस्त चीजें हुई हैं, आपने भी जो बताई है वो सारी जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त चीज जो आपके साथ भी हुई है ना आज,
वो यही है कि आप जिंदा उठें। You're right. कोई और चीज बीट ही नहीं कर सकती। चाहे आपने आज $1 मिलियन की लॉटरी विन कर ली होती, चाहे आज अपने अपने टू डू लिस्ट में 20 काम लिख के 40 काम कर लिए होते, चाहे आपने 100 किताबें पढ़ ली होती, चाहे आपने आज एक कोर्स कर लिया होता, चाहे आपने अपने लाइफ का बड़ा ड्रीम पूरा कर लिया होता, लेकिन सबसे जबरदस्त बात क्या हुई? सुबह जिंदा उठ गए। बिल्कुल, द वेरी बेसिक, जिसको हम शायद नहीं करते। बिल्कुल राइट। लोग रोजाना मरते हैं, 2 से 3 लाख लोग हर रोज मरते हैं इस दुनिया में, एवरेज। ठीक है ना, प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम है किसी को, लेकिन जनरली 2 से 3 लाख का नंबर है जो एक्सेप्टेबल है। उसमें से आधे लोग वो होते हैं जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं और पता होता है कि वो किसी वक्त भी मरने वाले हैं, क्योंकि या तो वो आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं किसी डिजीज की वजह से और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि किसी वक्त भी मर सकता है, या तो वो किसी ऐसे वॉर जोन में रह रहे हैं जहां पे रोज लोग मर रहे हैं वॉर की वजह से, या फिर वो कहत फैमिन वाली जगह पे रह रहे हैं जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, आजकल भी हमारी इस दुनिया में जहाँ पे इतनी अबेंडेंस है और जहाँ पे इतना खाना वेस्ट होता है, वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। आज भी तकरीबन 25,000 लोग भूख से मरते हैं, 25,000 रोजाना, जिसमें से 5,000 छोटे बच्चे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डेथ्स, जिसमें इंसान स्लोली 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 6-8 हफ्ते में मरता है भूख से। 25,000 लोग उससे मरते हैं। खैर, ये इतनी डिप्रेसिंग बात है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसको, उसका पर्सपेक्टिव पेश कर रहा हूँ मैं, कि 2 से 3 लाख लोग मरते हैं, जिसमें से आधे उस तरह के होते हैं, बाकी आधे बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। ना हम हॉस्पिटल में हैं, ना हम बीमार हैं, ना हम कहरज़दा हैं, ना हम किसी वॉर जोन में रह रहे हैं, अचानक से मर जाते हैं। बिल्कुल हेल्दी होता है। आपने देखा है ऐसे लोगों को कि यार ये तो बिल्कुल सही था, इसको क्या हो गया, एकदम से मर गया। हम भी तो उनमें से हो सकते थे ना। you're right. कल सुबह जिंदा उठना आपके कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है कंट्रोल में, बिल्कुल। तो अगर कल सुबह जिंदा उठना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो, कि ये आप कंट्रोल में नहीं था। एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हो गई, ये आपको एक गिफ्ट मिल गया, आपके साथ एक बहुत बड़ी नेमत आ गई सुबह सुबह कि आपको आज जिंदगी मिली है। तो जब आपको ये ख्याल आएगा तो क्या होगा? आपका हैप्पीनेस शुक्र करेंगे, आ जाएगा। सुबह आंख खुलते ही आपका जो पहला स्विच ऑन करना है ग्रेटिट्यूड का, वो ये है कि आप रिमाइंड करवाएं अपने आप को कि आज पूरे दिन में जो भी अच्छा है बुरा होने वाला है, उसमें से सबसे जबरदस्त बात तो हो गई मेरे साथ ऑलरेडी। अब पूरा दिन चाहे जितने भी परेशानियां मेरे साथ हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो मेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल छोटी छोटी लगेंगी वो सारी बातें, क्योंकि इतनी बड़ी बात मेरे साथ सुबह सुबह हो चुकी है। समझ में आ रही है आपको बात? बिल्कुल समझ रहा हूं। ये वो लेवल है ग्रेटिट्यूड का जिसमें हमें पहुंचना है, जिसके लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसके लिए काफी फोकस करने की जरूरत है। क्या उस लेवल पे पहुंचे कि आपकी आंख खुले और आप खुश हो करे, वाओ यार क्या जबरदस्त चीज हो गई, मैं तो जिंदा हूं आज। वाओ। आप हाथ धोने के लिए बाथरूम में जाएं, ब्रश करने के लिए पानी नल में देखें और आप कहें यार पानी होना कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया में 8 लाख या 80 लाख, क्या नंबर है करेक्ट चेक करना पड़ेगा, लोग हैं जिनके पास रनिंग वाटर नहीं है। आपके पास रनिंग वाटर है, नल में पानी आ रहा है, शावर में पानी आ रहा है, वाओ मैं कितना लकी हूं यार। और अगर आपने कुछ खाया तो आप ख्याल रखें कि कितने लोग हैं इस वक्त दुनिया में जो भूखे हैं। बिल्कुल। 25,000 लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 6-8 हफ्ते से एक बाइट भी नहीं खाया, जो मर रहे हैं भूख से। तो अगर आपने कुछ खाया तो आप रियलाइज करें कि खाना कितनी बड़ी नेमत है। और खाना भी हमारे यहाँ, खाना ऐसे थोड़ी होता है कि एक वक्त की रोटी मिल गई या ये मिल गया वो मिल गया। हमारे यहाँ तो आप फ्रिज खोल के देखें तो मतलब पूरा फ्रिज भरा हुआ है सामान से, और चीजें रखी हुई हैं, और सब्जियां भी हैं, और फ्रूट भी है, और जूस भी 2 किस्में है, और चाय भी है, और कॉफी भी है, और दूध भी है, और पानी भी है, और पानी ठंडा भी है, और गर्म भी है, और ये भी और वो भी है। कितनी नेमतें हमारे सामने हर वक्त होती है, राइट? सहरी के वक्त इंसान उठता है तो कितनी उनके पास, और कितनी शुक्रगुजारी वाली बात है कि यार हम, तो ये आपका वो कोई भी वो इंसान जो कहता है व्हाई मी, तो मैं उसको मैं गिनवाऊंगा कि तुम जो है, तुम्हारे साथ कितनी सारी नेमतें हैं जिसको तुम फोकस करने की बजाय, जिसके बारे में शुक्रगुजारी करने की बजाय, तुम वो एलिमेंट पे फोकस कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में अच्छा नहीं है और शिकायत कर रहे हो। है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। वी हैव वन कमेंट एज वेल, अगर इसको भी आप टू फोकस ऑन सच लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी बिल्कुल, बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। आज आपको सिर्फ इसकी थ्योरी समझ में आई है कि ग्रेटफुलनेस से आपका हैप्पीनेस और पॉजिटिव बेहतर होगा। अब उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा? आपको करनी है। वो ट्रेनिंग कैसे शुरू होगी? अभी शुरू होगी, आज नहीं होगी तो कल सुबह शुरू होगी। कल सुबह जब आपकी आंख खुले, नूर जहरा बिलाल, तो आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि जिंदा होना बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए खुश होना है। पानी जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप पानी से हाथ धोएं तो अपना माइंड वहां पे लाएं। ग्रेटफुल होने के लिए माइंडफुल होना जरूरी है। माइंडफुलनेस क्या होती है कि हमारा दिमाग जो है वो
प्रेजेंट मोमेंट में हो, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो सीखने वाली है। वो एक अलग टॉपिक है कि हमारा माइंड अगर प्रेजेंट मोमेंट में होगा तो हमें पता चलेगा ना कि इस वक्त क्या हो रहा है। अगर हमारे माइंड में वो चल रहा होगा कि कल क्या हुआ था और उसने क्या बोला था और ये क्यों हुआ था और कल क्या होने वाला है, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में हमारा तो हम ग्रेटफुल हो ही नहीं सकेंगे, हमें ख्याल ही नहीं आएगा। अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ कि लोग खाना खा लेते हैं और एंड में उनसे पूछते हैं कैसा था, तो उनको सोचना पड़ता है खाना कैसा था, क्योंकि जब वो खा रहे थे तो उनका माइंड कहीं और था, उन्होंने तवज्जो नहीं दी उन्होंने कि खाना कैसा था। फिर वो दोबारा से टेस्ट करके बोलते हैं कि हाँ जबरदस्त है। माइंडफुलनेस उसको है कि आप हर बाइट ले रहे हो तो आप उस बाइट को फील कर रहे हो, एहसास कर रहे हो कि इसका टेम्परेचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। अगर आपके हाथ में कप है चाय का तो आप फील कर रहे हो कि चाय का टेम्परेचर जबरदस्त है, चाय जबरदस्त है, चाय पीना एक नेमत है, हाथ में कप होना एक नेमत है। अगर आपका माइंडफुल होगा तो ये सब होगा, ठीक है ना। तो माइंडफुल होने का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आपका माइंड हो और आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। इस वक्त हम कितनी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप और मैं, कि हम जो है वो इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दुनिया में, और दुनिया में नहीं हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद है, हमारे पास इंटरनेट मौजूद है हाई स्पीड का, उसके अंदर हम ये क्या यूज कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड जैसी एप्स अवेलेबल है जिसमें लोग प्रोग्राम होस्ट कर सकते हैं बगैर खर्चा। 2 डिफरेंट जगहों पे बैठ के हम एक साथ बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ घर में बैठी हुई है और किस तरह हम उनको रीच आउट कर रहे हैं। ये इस मोमेंट में कितनी जबरदस्त चीजें हो रही है हमारे साथ कि आप नीचे टाइटल डाल रहे हैं, नीचे मेरा नाम स्क्रॉल कर रहा है, स्ट्रीम यार्ड यूज हो रहा है, वाईफाई चल रहा है, लोग वॉच कर रहे हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है होस्ट को बुलाने की, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने की। ये 10-15 चीजें मैंने आपको गिना दी जो इस मोमेंट में हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, इन 10-15 चीजों के लिए। हर मोमेंट में 10 चीजें होती हैं ग्रेटफुल होने वाली। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरे दिन में आपको 100 चीजें मिलेंगी खुश होने वाली और ग्रेटफुल होने वाली। इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में कौन सी चीजें हैं ग्रेटफुल होने वाली? सबसे पहली बात सबसे पहली चीज तो सर ये है कि हमें टाइम ऐसा मिला है प्लेंटी कि हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। हमें अब तक वायरस नहीं लगा है, सबसे जबरदस्त बात। और हम जो है वो घर में बैठे हुए हैं और हमारे पास खाने को चीजें मौजूद हैं घर में, हमारे पास टाइम है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास पढ़ने के लिए सीखने के लिए हजारों चीजें अवेलेबल हैं बगैर अपनी जगह से हिले हुए। तो इवन इस सिचुएशन में भी कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। और अगर ग्रेटफुलनेस पे फोकस होगा तो पॉजिटिविटी ऊपर होगी, हैप्पीनेस लेवल ऊपर होगा। तो ये जो है वो आज का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे हमें कवर करना था कि हमें अपने आप को ग्रेटफुल बनाना है और सीखना है कि ग्रेटफुल कैसे होना है। Yeah, you're right. अच्छा, the next question is कि how much, मतलब what is the balance between physical greatness, spiritual greatness, mental greatness, या फिर आपकी सोल जो होती है, इनका बैलेंस किस तरह रखना है? एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ फिजिकल इंपॉर्टेंस एज वेल कि हमने सेल्फ केयर करनी है, ना सिर्फ स्पिरिचुअली एंड मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली, लेकिन फिजिकली हमने अपने आप को कितना फोकस रखना है पॉजिटिविटी के लिए। मतलब हम कितना अपनी फोकस, क्योंकि मैंने नोट किया ये चीज के खास तौर पे पाकिस्तान में इवन इट्स द यूथ, इवन इट्स द अडल्ट्स, या फिर अगर टीनेजर्स की बात करें तो लोगों का फिजिकल सेल्फ के ऊपर फोकस थोड़ा कम है। जिस तरह मैं दूसरी जगहों पे जाकर देखता हूँ या दूसरी कंट्रीज में मैंने विजिट किया तो पीपल इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर कैरिंग देमसेल्व्स, वो किस तरह अपनी फिजिक के ऊपर ख्याल रखते हैं। अपनी सारी चीजों का ताल्लुक आपकी ट्रेनिंग से है ना, आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग से है। अगर आपको ये सिखाया जाता है बचपन से हेल्दी हैबिट्स, या तो पेरेंट्स ने सिखाई होंगी बचपन से हेल्दी हैबिट्स, पेरेंट्स ने सिखाई होंगी तो स्कूल में सिखाई जाएंगी, स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी तो सराउंडिंग्स में सिखाई जाएंगी। लेकिन अगर इस पे फोकस, क्या लिखा है इन्होंने, इट्स लाइक सबर और शुक्र करना, एडवाइस इन इस्लाम, हिज पॉइंट्स ऑफ एनर्जी। जी बाबर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तो अपने मजहब में ये बात है कि अगर शुक्रगुजारी करेंगे तो नेमतों में इजाफा होता है, और अगर आपकी नेमतों में इजाफा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हैं बल्कि कंप्लेन कर रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, कंप्लेन को उर्दू में शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल उल्टा होता है शिकायत। तो अब आप खुद सोचिए कि हमारा ज्यादातर टाइम शिकायत करने पे गुजरता है या शुक्रगुजारी पे गुजरता है? ऑब्वियस आंसर है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, एग्जैक्टली। तो दोबारा से आगे आपके क्वेश्चन पे बिलाल, तो फिजिकल वेलनेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिजिकली
वेल होंगे तो आप बीमार कम होंगे, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर होगा। वो उन यूथ के लिए जिनका इस पे फोकस नहीं है, उनको इनकरेज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं एक दिन में। हम चाहते हैं कि हम काम भी करें, हम ये भी करें, हमारे पास इसका भी टाइम हो, उसका भी टाइम हो, पढ़ने का भी टाइम हो, अपनी हैबिट्स के लिए भी टाइम मिले, अपने पैशन के ऊपर भी टाइम मिले। लेकिन हम लोगों का एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एनर्जी इसलिए ड्रेन हो जाती है कि हम लोगों का हेल्थ एंड फिटनेस लेवल जो है वो पीक परफॉर्मेंस पे नहीं है। इसलिए हमारी जो है वो हम ड्रेन हो जाते हैं, हम थक जाते हैं जल्दी। इंसान जो है वो इस तरह डिजाइन नहीं हुआ था कि सुबह उठे और शाम को थक जाए। इंसान का डिजाइन ऐसा बना हुआ है कि 24 घंटे में से वो 7-8 घंटा आराम करे, तो बाकी कितने घंटे बचे? अगर सब 17 घंटे बचे, बिल्कुल 16-17 घंटे जो है उसकी टॉप परफॉर्मेंस के काबिल बनाया गया इंसान के। 16-17 घंटे तक इंसान काम कर सकता है दिन में। काम भी कर सकता है, सीख भी सकता है, कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, रिलेशनशिप्स को भी टाइम दे सकता है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि हम तो शाम को थक चुके होते हैं, दोपहर में थक चुके होते हैं। तो वो सबसे पहला इंडिकेटर है आपका। अगर आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल पीक पे नहीं है 12-16 घंटे तक, तो इसका मतलब ये है कि आपका हेल्थ और फिटनेस के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। और वो एनर्जी लेवल हमारा ड्रॉप क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम हेल्दी नहीं है। हेल्दी क्यों नहीं है? हेल्दी इसीलिए नहीं है कि या तो हमारे न्यूट्रिशन में इश्यूज हैं, या हमारे एक्सरसाइज की हैबिट्स में इश्यूज हैं, या फिर हमारी स्लीप क्वालिटी में इश्यूज हैं। ये तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी क्या खाते हैं, अपनी स्लीप क्वालिटी और अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे, तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पे रहेगा, आपका फिटनेस लेवल टॉप पे रहेगा, आप थकेंगे नहीं आसानी से, और आप बहुत अच्छा पंजवानी साहब, मैं एक चीज इसमें और ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर औकात जिस तरह आपने देखा ही होगा, जो खास तौर पे बहुत प्रोडक्टिव लोग हैं या फिर बहुत ज्यादा सेल्फ डूअर्स हैं, जब वो थोड़ा टाइम फ्री बैठ जाता है ना, तो माइंड में ये आना शुरू हो जाता है कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बट आई वाज रीडिंग समवेयर के आपको अपना रेस्ट करना या अपने आप को कुछ ब्रेक देना भी उतना ही लाजमी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर वर्किंग आउट इन जिम, तो आप जब उस टाइम आपके मसल्स नहीं बन रहे होते, लेकिन जब आप जैसी रेस्ट मोड में जाते हैं तो आपके मसल्स ब्रेक होना शुरू होते हैं और बनना शुरू होते हैं। यही चीज आपके मेंटल एम्पावरमेंट के साथ भी आती है कि जब आप हमेशा काम करना करना करना, ऑलवेज थिंक अबाउट प्रोडक्टिविटी, तो अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो मेरे ख्याल में टाइम जाया करना नहीं है, लेकिन वो शायद आपकी ग्रोथ इंक्रीज कर रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो टाइम भी बहुत ही प्रोडक्टिव है जो आपने ब्रेक लिया है, दैट्स आल्सो वेरी प्रोडक्टिव। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, रात और दिन का कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया आराम करने के लिए। अभी जो है वो रिसेंटली किसी एक्सपर्ट की लेट मी थिंक, कौन था, आगा खान का डिजीजेस का वायरस डिजीज से जो एक्सपर्ट का एक मैंने टॉक सुनी थी, जिसमें उसने कहा था कि इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होती है। तो उसमें उसने कहा था कि 2-3 चीजें हैं इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट। एक चीज तो ये है कि आप खाते क्या हैं। उसने कहा कि जो सारी चीजें आजकल फैली हुई हैं कि ये खा लो तो इम्यूनिटी आ जाएगी, और वो खा लो, और फलाने बीज खा लो, और फलाना शहद खा लो, और खजूर खा लो, और बहुत सारी चीजें, ठीक है वो सारी हेल्दी चीजें हैं, वो सारी हेल्दी चीजें खानी चाहिए। लेकिन उसने कहा इम्यूनिटी अगर आपको बिल्ड करनी है तो उसका ताल्लुक इस चीज से है कि आप फैक्ट्री प्रोड्यूस चीजें, केमिकल्स कम से कम डालें अपनी बॉडी में। केमिकल्स डालने का मतलब ये का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर चीजें हम खा रहे होते हैं, प्रोसेस चीजें हम कम खाएं, ज्यादा से ज्यादा फल गोश्त के अलावा जो ज्यादातर चीजें हम खा रहे होते हैं, जो दूध जो है वो प्रोसेस होके आ रहा होता है, जो मक्खन प्रोसेस होके आ रहा होता है, जो जैम प्रोसेस होके आ रही होती है, जो हनी प्रोसेस होके आ रहा होता है, इवन डबल रोटी जो हमारी होती है, डॉन की ब्रेड जो फैक्ट्री से बन के आ रही होती है, वो सब फैक्ट्री प्रोड्यूस चीजें जो है उसमें केमिकल्स होते हैं। इसी तरह उसने ये कहा कि आजकल तो आपको विटामिन से भी परहेज करनी चाहिए, क्योंकि विटामिन भी केमिकल से भरे हुए हैं। और उसने कहा कि केमिकल से परहेज करना है सबसे पहली चीज इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, कि आप अपनी बॉडी में केमिकल्स मत डालें। इसका मतलब फैक्ट्री के बने हुए खाने, फैक्ट्री की बनी हुई चीजें जो डब्बों से और पैकेट से और बोतलों से निकलती हैं, उसकी बजाय फोकस करें वेजिटेबल्स, नेचुरली बनी हुई चीजें, उस पर फोकस करें। तो पहली चीज उसने ये कही। दूसरी चीज उसने ये कही कि नींद से इम्यूनिटी बिल्ड होती है। इट वॉज सच अ गुड रिमाइंडर जो मैंने पढ़ा था, जिसके बारे में डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने बहुत इसके ऊपर लिखा है, इस टॉपिक के ऊपर, कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, और स्लीप भी वो वाली स्लीप की जो रात को होती है। आजकल उल्टा है, आजकल हम दिन भर सोते हैं, दिन भर की नींद में इम्यूनिटी बिल्ड नहीं होती है। हमारी बॉडी साइकिल ऐसा बना हुआ है कि सनसेट से लेकर सनराइज के दौरान जो नींद होती है, उस नींद में बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं। और उसने भी ये कहा कि एक कंटिन्यूअस रात वाली स्लीप
अगर आपको मिलती है तो उससे इम्यूनिटी बिल्ड होती है। और तीसरी चीज उसने कही एक्सरसाइज। मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर लिख कर गए हैं, जिसका फॉर एग्जांपल रॉबिन शर्मा ने पूरी बुक लिखी है। वो तीनों चीजें ऐसी मुझे आके हिट करी कि यार कितनी सिंपल सी बात इसने बताई है। उसको सवाल ये पूछा गया था कि इम्यूनिटी के लिए क्या चीज खाई जाए, तो उसने कहा ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो इम्यूनिटी के लिए खाया जाए, ये 3 चीजों पे फोकस करना जरूरी है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। एक्सरसाइज करें, नींद प्रॉपर करें, कंटिन्यूअस रात वाली नींद, और तीसरी चीज उसने कही कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इसीलिए विटामिन भी कम से कम खाएं आजकल, क्योंकि वो भी केमिकल से बने हैं, वो भी उससे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई नो कि यू हैव टू गो टू कॉफी वगैरह एज वेल, जस्ट नेक्स्ट 5 to 10 minutes मोर। मुझे ये बताएं सर कि अ वेरी important aspect in positivity is about attitudes। मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं खुद भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, मैं उस पर बात करता हूँ जाके, और आपका भी मैं इसी से थोड़ा सा मशवरा लेना चाहूंगा कि व्हाट अबाउट एटीट्यूड्स। एटीट्यूड चेंज करना एक वो पहला स्टेप है, वो पहला ट्रिगर है कि जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक, अ क्विक गाइड अबाउट हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड्स, लोगों के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे नए प्रोफेशनल्स के लिए, कि किस तरह, क्योंकि उनका अभी मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ ज्यादा कि एटीट्यूड चेंज करना थोड़ा इजी होता है, जो जितने टीनेजर्स होते हैं, जितने यंग होते हैं, उनके एटीट्यूड मैं भी बहुत 30 साल तक मैंने ट्रेनिंग की है, 30 साल ज्यादा हो गया है, और उसमें मेरा जो फर्स्ट हाफ था उसमें बहुत फोकस करता था मैं, एटीट्यूड ट्रेनिंग। फिर मुझे ये पता चला कि एटीट्यूड जो है वो उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम यूथ को ये कहें कि अपनी एटीट्यूड को चेंज करो, हमें उनको एक प्रैक्टिकल स्टेप बताना है। ये जो हम ग्रेटफुलनेस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एटीट्यूड है ना, ग्रेटफुलनेस। ये एटीट्यूड है यार। कि आप ये कहें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में या यूथ से ये कहें कि अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो, सब ठीक हो जाएगा, एटीट्यूड को चेंज कर लो, सब ठीक हो जाएगा, उनकी नहीं समझ में आता है कि एटीट्यूड है क्या चीज, और एटीट्यूड का मतलब क्या है, और कैसे चेंज होगा। तो अब मैं ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करता, कई सालों से मैंने लफ्ज निकाल दिया है। बजाय इस लफ्ज के मैं वो चीजें इस्तेमाल करता हूँ जो एक्चुअली, और बगैर ये कहे हुए मैंने आपसे ग्रेटिट्यूड की बात की, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ग्रेटिट्यूड, हालांकि ग्रेटिट्यूड क्या है, ग्रेटफुलनेस और शुक्रगुजारी क्या है, इट्स एन एटीट्यूड। वो वन एटीट्यूड्स है। वो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम और सिचुएशन को डिस्टिंग्विश करें, वो क्या है? वो आपका एटीट्यूड है, इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग। तो वो एटीट्यूड है। तो बजाय इसके कि ब्रॉड टर्म लोगों को पेश की जाए या एटीट्यूड चेंज कर लो, उस एटीट्यूड के अंदर जो एसेंशियल चीजें हैं चेंज करने वाली, उन पे फोकस किया जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के साथ बैठे ना, तो कोशिश कीजिएगा ट्रेनिंग में बजाय ये करने के कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, आप उनसे ये कहें कि आज आपको प्रॉब्लम और सिचुएशन के बारे में सीखना है, और आपने उसी की बहुत सारी एग्जांपल्स दी, उसी की बहुत सारी चीजें आपने लोगों को कही, उनसे कहा कि अपनी लाइफ की एग्जांपल्स से हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव इन रमजान इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड वर्क। सलमान नजर सिप्तैन अभी इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड वर्क। तो एटीट्यूड की बजाय वो स्पेसिफिक चीज बताएं जो हमें चेंज करनी है, ठीक है? तो प्रॉब्लम सिचुएशन के बारे में तो मतलब उन्हें थोड़ा सा स्पेसिफाई करके, उन्हें थोड़ा सा सिंपल करके हम बताएंगे, एटीट्यूड को आप ब्रेक करके, और उनको डिस्टिंग्विश करो, उनको बताएं कि ग्रेटफुलनेस की 5 एग्जांपल्स दो, ग्रेटफुलनेस के ऊपर ट्रेनिंग करो, क्योंकि ये सारे की सारी एटीट्यूड की चीजें हैं, सारी चीजें एटीट्यूड की है। कंप्लेन कम करनी है, वो क्या है? वो भी एक एटीट्यूड है कि कंप्लेन कम करनी है। चैलेंज दें आप अपने यूथ को, जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं उनको चैलेंज दें, बच्चों के साथ अगर ट्रेन कर रहे हैं उनको चैलेंज दें कि 24 घंटे का चैलेंज, किसी कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन नहीं करने का मतलब शक्ल नहीं बनानी किसी को देख के, वो भी एक कंप्लेन होती है कि यूं कर दिया किसी चीज को देख के, ये क्या दे दिया आपने मुझे खाने के लिए, तो वो शक्ल बनाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्लेन। तो कंप्लेन को निकाल के देखें 24 घंटे के लिए, फिर 48 आवर्स के लिए, फिर 1 हफ्ते के लिए कंप्लेन को लाइफ से निकालें, वो भी एक एटीट्यूड है। तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इवन हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी क्या है, वो भी तो एक एटीट्यूड है ना, वो भी एक एटीट्यूड है यार, यू राइट। तो वो सारे स्पेसिफिक चीजें हैं जो एड्रेस करनी चाहिए। और एक यूथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बार बार यूथ का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो मैं बहुत ही इंस्पायर हो रहा हूँ कि यूथ को एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि हमारी यूथ क्या चाहती है, जो भी यूथ है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि लाइफ में सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल की जो भी डेफिनेशन हो उनकी, जबरदस्त किस्म की उनकी जॉब और करियर्स हो, या जबरदस्त किस्म का उनके पास बिजनेस हो, जबरदस्त इनकम पोटेंशियल हो, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो उनकी, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, फाइनेंसेस अच्छे हो, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जबरदस्त हो, हेल्थ एंड फिटनेस लेवल जबरदस्त हो, ये सब कुछ हम चाहते हैं ना। इन सब चीजों को अचीव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 2 फाउंडेशन की जरूरत है। 2 चीजें हैं जो फाउंडेशन होती है। एक फाउंडेशन है हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की, तो वो हमें जरूरी है कि हम ये समझें कि अगर आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पहले आपको ये सीखना होगा
क्योंकि हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की फाउंडेशन अगर नहीं होगी तो उसके ऊपर आप ये सारी अपनी लाइफ की सक्सेस बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। जिस तरह से आईटी स्किल है, ड्राइविंग सीखना स्किल है, खाना पकाना स्किल है, इसी तरह से हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी भी एक स्किल है, क्योंकि वो सिखाई जा सकती है और सीखी जा सकती है। और उसके ऊपर और टीचर्स और ट्रेनर्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो वो एक फाउंडेशन है, एक चीज है। दूसरा फाउंडेशन, दूसरा पिलर क्या है? वो है ड्रीम्स। कि आपकी लाइफ के क्या ड्रीम्स और क्या एम्बिशंस है, और ये सीखना कि उन ड्रीम्स को किस तरह से गोल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उन गोल्स को किस तरह प्लान्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उन प्लान्स को किस तरह एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। किसी और वक्त हमें चांस मिलेगा तो हम ये 4 स्टेप्स के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे आपके साथ मिलके। For sure, yeah. गोल, प्लान, एक्शन, ये 4 स्टेप्स होते हैं। ड्रीम, गोल, प्लान, एक्शन, 4 स्टेप्स होते हैं। और इन 4 स्टेप्स का से सक्सेस का फाउंडेशन होता है। सक्सेस के 2 फाउंडेशन है, हैप्पीनेस और गोल सेटिंग। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इज वन फाउंडेशन, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग इज द सेकंड फाउंडेशन। और उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर टाइम लगाना, उनको सीखना, उनको मास्टर करना should be the most important priority for you. Yeah. You're starting your career. ठीक है? सलमान नजर सिप्तानी के क्वेश्चन पे आते हैं, staying productive in Ramadan in terms of nutrition and work. न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप जो है वो रमजान में हमारा जो है वो बजाय हेल्दी होने के हम ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी की बजाय ज्यादा अनहेल्दी चीजें खाते हैं। मीठा जो है वो ज्यादा खाना शुरू करते हैं रमजान में। सबसे बुरी चीज जो है हमारी हेल्थ, फिटनेस, एनर्जी लेवल के लिए वो शुगर है। वो शुगर है यार। इनटेक को कंट्रोल करना चाहिए। मुझसे कोई भी एडवाइस लेता है और मुझसे कोई भी पूछता है कि तुम इतना खाते हो लेकिन मोटे क्यों नहीं होते हो, तो मैं कहता हूँ इसलिए कि मैं शुगर का इंटेक कम से कम रखता हूँ, चावल का इंटेक कम से कम रखता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ। मैं हफ्ते में 1 दिन सिर्फ रखता हूँ, संडे का दिन मीठा खाने के लिए। उसके अलावा मेरी लाइफ में मीठा नहीं होता, सिर्फ संडे को मीठा होता है, चीट डे वाले दिन। तो शुगर को निकालना बहुत। रमजान में तो हम शरबतों पे इतना फोकस होता है कि किसी तरह से तो कोशिश करें कि उसको कंट्रोल करें। रमजान के महीने का एक मकसद ये भी है कि हम जो है वो विल पावर, अपना एक्सरसाइज करें, अपने आप को बेहतर डिसिप्लिन करें। वो चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए, उससे बेहतर टाइम नहीं है। जिनको सिगरेट स्मोकिंग का हैबिट है उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है उसको क्विट करना, बजाय इसके कि इफ्तार के टाइम पे हम सिगरेट से इफ्तार करें। तो न्यूट्रिशन के हवाले से बस वो ये कि कोशिश करें होलसम चीजें। अभी थोड़ी देर पहले मैं उन डॉक्टर की मिसाल आपको दे रहा था। कोशिश करें कि आपका फोकस जो है वो फ्रूट्स पर हो, वेजिटेबल्स पर हो, मीट पर हो, नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका फोकस हो। न्यूट्रिशन का वही वाला प्रिंसिपल है जो आपको रमजान में भी वही फॉलो करना है। मैंने आलू वाला पराठा खाया था शहरी में, जो कि कोई बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था। मतलब आपकी चॉइसेस हैं कि आप कौन सी हेल्दी चॉइसेस को प्रेफर करते हैं बेसिकली। इट्स अबाउट, और ये सिर्फ मैं समझता हूँ सर कि फिजिकल फिटनेस में नहीं है, ये हर चीज में है। हमारे ऊपर है कि हम अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, हम कौन सी किताबें पढ़ते हैं, किस तरह की कंपनी के अंदर हम रहते हैं, किस तरह के लोगों की गैदरिंग को पसंद करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। योर लाइफ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द चॉइसेस दैट यू मेड। तो बिल्कुल एग्जैक्टली। सर, हाउ कैन एनीवन नो दैट दे आर गुड एट समथिंग? मतलब किस तरह मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि कोई अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, जो हम हमेशा बात करते हैं, तो खुद ही को पहचान लो, खुद ही पे बात करते हैं। और तो वो खुद ही को पहचानने वाली चीज में अगर हम बात करें कि हम अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, हम अपनी अच्छी चीज को आइडेंटिफाई करें, अपनी यूएसपी को आइडेंटिफाई करें। सो हाउ कैन एनीवन, यू नो, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल या एटीट्यूड को ले लिया जाए, हाउ डू यू नो यू आर ग्रेट एट समथिंग? तो फर्ज करें कि वो स्किल जिसमें आप ग्रेट होना चाहते हैं वो स्किल है खाना पकाना। तो ये क्या करना होगा? पहले तो आपको खाने पकाने से रिलेटेड नॉलेज हासिल करनी होगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। कि खाना पकाने से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो थ्योरी में पढ़ाई जाती हैं वो आपको पढ़नी होगी, क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें आपको सीखनी चाहिए वो सीखनी होगी, पर्सनल प्रैक्टिस आपको करनी होगी, एक्सपर्ट्स के साथ खड़े होकर अपने आप को ट्रेन करना होगा। वो सारे चीजों लेवल से जब आप गुजर के उस लेवल पे पहुंच गए कि जब आपने कहा कि खाना पकाने से मुतालिक जो कुछ सीख सकते थे वो मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे ग्रेट होना है, हूँ या नहीं हूँ, तो उसका टेस्ट क्या होगा? उसका टेस्ट ये होगा कि आपकी पकाई हुई चीजें जो है उसको लोग ग्रेट कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही हुआ ना, उसका मेजर वही हुआ। और जो एक्सपर्ट वो कहेंगे कि भाई आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। ठीक है। और इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है। हाँ, स्किल्स वो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना एम्पावर करते हैं उन स्किल्स को बेसिकली। तो यू आर ग्रेट एट समथिंग जब आपको लगे कि आपके पास अब बहुत कम चीजें रह गई हैं सीखने के लिए, कि आप जो भी उस मौजू के ऊपर जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो आपको ऑलरेडी पता था। फिर आप किसी और का जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा हाँ ये तो सब कुछ मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका हूँ। एक लेवल ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर सीखने के लिए बहुत कम बचा है मेरे पास। कोई सी भी किताब साइकोलॉजी पे उठा के पढ़ूं और मुझे लगे कि हाँ ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स में सीख चुका हूँ, अपनी लाइफ में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, और ये इस बंदे ने नई किताब लिखी है तो मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि तो सब कुछ मैं अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे लगेगा कि हाँ इसके ऊपर अब सीखने के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है मुझे एक्सपर्ट्स ढूंढने के लिए कि जो मुझे कोई ऐसी नई चीज सिखाएं इस टॉपिक पे जो मुझे पहले से नहीं पता है। जो पता होना एक और बात है, उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में और बात है। उसको अप्लाई करना बहुत बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सर हमें पता होती हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन शायद जीरो ही होती है, बट आई थिंक यू राइट बिल्कुल। इसके अलावा आई थिंक लेट्स मूव टू वन सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स देन व्हाई वी ऑलवेज अफ्रेड फ्रॉम इट। हमारी क्यों एक खौफ एक डर हमारे अंदर होता है हमेशा, हालांकि हमें पता होता है कि हम मतलब हमने शुरू से यही सुना है कि यार गलती की है, चलो एक्सपीरियंस बढ़ा है तुम्हें, तुमने सीखा है कुछ, तो फिर हम हमेशा डरते क्यों हैं मिस्टेक्स से या फेलियर्स से? व्हाई देयर इज अ फियर? माहौल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमें उनकी फिक्र होती है। वो सब लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी अवार्ड नहीं दिया जाता है कि इसने 10 बिजनेस किए और 10 में फेल हो गया इसको अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा कोई अवार्ड नहीं होता। होना चाहिए कोई वो बंदा कि जो 10 बिजनेस में फेल हो उसके लिए बहुत बड़ा एक ऑस्कर अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो फेल हो रहा है और फिर से कोशिश कर रहा है, फिर फेल हो रहा है, फिर नया आइडिया लेके आ रहा है। वो बिजनेस भी फेल हो गया, एक और आइडिया लेके आ गया, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि यार तुम्हारे लिए तो बिजनेस है ही नहीं, तुम छोड़ो, तुम नहीं हो, तुम एंटरप्रेन्योर के तुम नहीं बन सकते, देखो तुमने 3 चीजें ट्राई कर ली, तुम फेल हो गए। जबकि फैक्ट ये है कि जो सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत ही टॉप एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के, वो कम से कम 4-5 फेल्ड प्रोजेक्ट्स के बाद उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। तो ये एक फैक्ट है और उनको अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिलता है। और ये अगेन बात रिलेटेड है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये एटीट्यूड आपको चेंज करना है सबसे पहले, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड ये है कि मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ है, वो मेरे कंट्रोल में। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो सिचुएशन है, उसमें मुझे फोकस नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने गलती की है, मैंने क्या सीखा है, मैं किस तरह आगे बढ़ूं। तो क्वेश्चन ये था कि लोग डरते इसलिए हैं फेल होने से, क्योंकि जब वो फेल होंगे तो उनके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा आसपास के लोगों की तरफ से। उनकी अपनी फैमिली वाले उसको डिस्करेज करेंगे, उसके क्लोज फ्रेंड्स उसको डिस्करेज करेंगे, जो आसपास एनवायरनमेंट है वो उसको डिस्करेज करेगा, इसलिए वो डरता है। फेल होने वाले को अवार्ड नहीं मिलता, यहाँ पे मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि सोसाइटल प्रेशर जो है, जो सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से लोग जो है वो डर रहे होते हैं बेसिकली। और जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक एटीट्यूड हो, ये एक कल्चर हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे मिस्टेक्स को इनकरेज किया जाता हो कि तुम नई चीज ट्राई करो, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो। कोई नया आइडिया लेकर आए तो उसको इनकरेज किया जाए, अगर फेल हो जाए तो उसके बहुत ज्यादा ये ना हो जाए उसके ऊपर। एग्जैक्टली। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक बस पूरा 1 घंटा होने वाला है, लेकिन मैं इस सेशन को कंक्लूड जो है लाजमी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ करूंगा, और मैं चाहता हूं कि उसका भी आंसर ऐसा हो कि जो लोगों की लाइफ से बहुत ज्यादा जिसका इम्पैक्ट हो। दिस इज व्हाट गेट्स यू एक्साइटेड अबाउट लाइफ। आई नो दिस इज अ वेरी वास्ट क्वेश्चन, ये इतना बड़ा होराइजन है कि इसके ऊपर हम पूरा दिन भी बात करें तो शायद कम है, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरूर थोड़ी सी अपनी रोशनी डालें कि व्हाट गेट्स यू एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ। फिर हम उसके ऊपर आएंगे कि बाकी लोग अपनी लाइफ से किस तरह एक्साइटेड हो सकते हैं। ब्रीफ इसका जो क्विक आंसर है, 1 वर्ड, वो है ड्रीम्स। कि 20 साल की उम्र में मैंने 89 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी, और उस वक्त मैंने सीखना शुरू किया था और पढ़ना शुरू किया था सक्सेस के बारे में और ड्रीम्स के बारे में। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही डिफिकल्ट था, मैं झोपड़पट्टी में रह चुका हूं, मैं बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्डहुड मेरा गुजरा है, और मैं बिल्कुल उस लेवल पे था कि मैं खुदकुशी करने वाला था 15 साल की एज में, क्योंकि मेरे पास कॉलेज जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं थे, राइट। तो खैर वो एक अलग कहानी, तो एक बैकग्राउंड है, वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया। बट 20 ईयर्स की एज में
मैंने पढ़ना शुरू किया सक्सेस के बारे में और ड्रीम्स के बारे में, और वहां से मैंने एक सिस्टम फॉलो करना शुरू किया कि ड्रीम्स कितना इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स को लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, उस ड्रीम्स को देखना कितना इंपॉर्टेंट है, उस ड्रीम्स के अंदर से कुछ चीज़ों को उठाकर उनको गोल्स में कन्वर्ट करना और उस पर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो 89 ड्रीम्स की मैंने लिस्ट बनाई थी, जिसमें से बहुत सारे पूरे हो गए, बहुत सारे डिलीट कर दिए गए, बहुत सारे एडिट कर दिए गए। और वो लिस्ट बनाई थी मैंने, इसीलिए मैंने अपनी बुक लिखी और पब्लिश करी, इसीलिए मैंने अपना 16 ईयर्स की 20 ईयर्स की कॉर्पोरेट जॉब के बाद अपना बिजनेस लॉन्च किया 45 ऑलमोस्ट 50 की एज में। फर्स्ट ट्रेनिंग कंपनी लॉन्च की हांगकांग में, फिर कॉफी शॉप लॉन्च किया 50 साल की उम्र के बाद, इतनी एज में आके। वो सारे ड्रीम्स का हिस्सा है। और अभी आगे लाइफ के और ड्रीम्स बाकी हैं, और वो ड्रीम्स अगर नहीं होंगे मेरी लाइफ के तो एक्साइटमेंट नहीं होगा। हमारा एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम था वो ये था कि हमारा कॉफी शॉप या तो फेल हो जाएगा तो हम 3 महीने में उसको बंद कर देंगे। मैंने पहले से कमिट किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है पाकिस्तान में, नहीं होगा, नहीं हुआ तो हम उसको बंद कर देंगे और कोई टेंशन नहीं होगी, मुझे एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगी कि मैंने ट्राई क्यों नहीं किया। और अगर ये कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया तो हम जो है वो 2 साल के अंदर 5 आउटलेट्स खोलेंगे और 5 साल में 20 आउटलेट्स खोलेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट 2 इयर्स का जो गोल था 5 आउटलेट खोलने वाला, 1 अप्रैल को हमारे 2 साल पूरे हो गए। उस 1 अप्रैल से पहले हम अपने 5 आउटलेट्स खोल चुके हैं कराची में, और नेक्स्ट गोल पे हम काम कर रहे हैं वो है 20 आउटलेट्स, 20 आउटलेट्स। तो 15 आउटलेट्स हमें और खोलने हैं अगले 3 साल में। तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वर्क से रिलेटेड वो है। इसी तरह से उससे रिलेटेड कुछ और ड्रीम्स हैं। ट्रैवल करना है 50 कंट्रीज में मुझे, जिसमें सिर्फ 40 कंट्रीज में गया हूं मैं, 10 और कंट्रीज रह गई हैं देखने की, एटलीस्ट मेरे ड्रीम लिस्ट के अंदर है। तो उसकी वजह से मुझे लाइफ में एक्साइटमेंट पैदा होती है, मुझे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखकर एक्साइटमेंट पैदा होती है। माशाल्लाह, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के हर एरिया के अंदर। रिलेशनशिप्स की वजह से एक्साइटमेंट होती है कि रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है अभी तक है, रोमांटिक रिलेशनशिप है मेरी लाइफ में अभी तक, जिससे मैंने इश्क किया था 15 साल की उम्र में। मेरी लाइफ मैंने लाइफ के अपने 35-40 ईयर स्पेंड कर दिए और अभी तक हमारी लाइफ में बड़ी एक्साइटमेंट है, हमारी रिलेशनशिप के अंदर एक्साइटमेंट है। तो हर लाइफ के हर एरिया के अंदर एक एक्साइटमेंट, एक ड्रीम, एक गोल होना जरूरी है, ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ में एक्साइटमेंट और एनर्जी और एंथुसियाज्म और पैशन हो। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। आई थिंक टाइम इजाजत नहीं देता, लेकिन आपके बारे में अभी भी मुझे भी खास तौर पे और हमारी ऑडियंस को भी आई एम श्योर के जानने में और भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और मजीद मैं ज्यादा वो कर रहा हूँ कि आपने जो कुछ स्टोरीज अपनी 15 साल वाली बताना शुरू की और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ड्रीम्स, तो आई थिंक कि इसके ऊपर हमें आपका टाइम दोबारा दरकार होगा इंशाल्लाह। रमजान के बाद या रमजान से पहले विल डू अनदर सेशन विद यू, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जानना होगा। ब्रिलियंट। आई थिंक सर बहुत अच्छा आपने टाइम दिया और बहुत ज्यादा सीखने का भी मौका मिला। आपने जबरदस्त किस्म के प्लान करके क्वेश्चंस पूछे, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए। पे चलता रहता, पॉजिटिव पे पूरा लेक्चर दे देता 1 घंटे का, लेकिन आपने अच्छा किया कि जो आपने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था, जो बीच बीच में आप क्वेश्चंस डाल रहे थे, जिससे मैं टॉपिक सेट के कुछ नई नई चीजें आपके साथ शेयर कर रहा था। तो एक्चुअली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज अ वेरी गुड जॉब डन बाय यू। Thank you so much, thank you so much, and thank you so much once again for your time. And इंशाल्लाह कॉफी वगैरह पे भी मैं इंशाल्लाह विजिट करूंगा, आपसे मिलूंगा आकर, और लोग भी उसके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बारे में भी और जानना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे आपकी लिंक कॉफी वगैरह और आपकी मुश्तपंजवानी प्रोफाइल की मैंने लिंक तो यहाँ पे दे दी है, तो पीपल कैन ज्वाइन यू, आपको फॉलो भी कर सकते हैं, आपसे पर्सनली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं वो आकर आपकी प्रोफाइल पे। लिव पॉजिटिव पे भी लोग आकर क्वेश्चंस आपके लिए ड्रॉप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जिसको आपको मिलना हो तो यूट्यूब पे जाकर पंजवानी का चैनल चेक करें, जिसको इंटरेस्ट है। बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस मैंने इसलिए बना के डाली हुई है उसके ऊपर लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए। आज से कुछ सालों पहले मैंने 10 छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियोस डाली थी, और पिछले क्वारंटीन के दौरान मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि कॉफी वगैरह की सक्सेस स्टोरी से किस तरह यंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ सीखें। तो मैंने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है बुश पंजवानी, उस पे कॉफी वगैरह पर भी और बुश पंजवानी पर भी, दोनों पर वो वीडियोस पोस्ट हो रही है। 5 एपिसोड्स पोस्ट हो चुके हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही पर्पस है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंस्पायर हो, बिजनेस स्टूडेंट्स उसको देखकर इंस्पायर हो। तो वो एक रिसोर्स अवेलेबल है वहां पे। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, मैंने शेयर कर दी। आई थिंक ये लिंक भी बिल्कुल परफेक्ट होगी, स्पेल वगैरह अगर आप चेक कर लें इसकी। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। खुदा हाफिज, टेक केयर, खुदा हाफिज।